Okay, dear participants, welcome back, welcome back in Tariq Sir's P वाले 40 hours challenge of anatomy and physiology for physical activity। इस कोर्स में हम लोग अभी तक जो है वो 12 घंटे से लगातार बने हुए हैं और बहुत अच्छे से हम लोग अभी तक जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैलेंज को लगातार लेते चले आ रहे हैं। इन 12 घंटों में हमने जो है वो बहुत सी चीज़ें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सीखने की कोशिश की। हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्केलेटल सिस्टम को समझने की कोशिश की। 10 घंटे अराउंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पर लगाए अकेले। अब हम लोगों का बारी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोगों का पीछे 2 घंटे से चल रहा है। अब जो है वो हम लोग अगले कुछ और वक्त कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फिर से जो है वो इस क्लास में हम लोग गुजारने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट लवेबल इंडियन कल्चर पार्ट, that is to start with the Shri Saraswati Vandana, the God who gives us principles to acquire knowledge. आरंभः वंदे परमेश्वरम। मैं शुरू करता हूँ परमेश्वर के बनाए सिद्धांतों की प्रशंसा के साथ। ब्रह्मानंद स्वरूपम, परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसके बनाए सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने में ही परम आनंद है। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ओ सरस्वती, आप हमारी हर तरह की कमजोरियों को दूर करने वाले हो। और ओ सरस्वती, जब हम आपके बताए मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ा संघर्ष करते हैं तो आपका स्वभाव और आपके गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं। ओ सरस्वती, इस संघर्ष में हमें आपकी शक्ति प्रदान हो, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। चोदयित्रिसूनरतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ओ सरस्वती, आप हमें सच्चाई की तरफ प्रेरित करो और हमारे अंदर सत्यकर्म करने की सुमति प्रदान करो। उस सरस्वती ने मेरे इस संघर्ष को कबूल कर लिया है। महोऽळः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वाविराजति। ओ सरस्वती, आपकी बुद्धिमता और ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारी बुद्धि को जागृत करने का आप ही स्रोत हो। वो सरस्वती अपनी पूरी सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता के साथ और ज्ञान के साथ यहाँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर फिजिकल एक्टिविटी की क्लास में मौजूद है। उसी के बताए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से इस नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। आइए चलिए अब हम लोग जो है वो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आगे शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले डबल सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, हमें आपको सबको याद है, बस बहुत थोड़े से समय में हम लोग उसको छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है वो एक पूरा ब्लड सर्कुलेशन का पूरा एक सर्कुलेशन हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से यूज्ड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड कोई ब्लड नहीं होता एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड जो है वो सेल वॉल से बाहर निकला और वो कैपिलरी बेड में आया, वेन्यूल्स में गया, वेन्स में गया, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ट्राइकोस्पिड वॉल्व से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में, ताकि वो ऑक्सीजन ले सके और जो ऑक्सीजन डिप्लीशन जितनी भी चीज़ें उसके पास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें, वो सब उसको दे सके ताकि वो एक्सपेल आउट कर दे लंग्स के ज़रिए से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी लंग्स से वो वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है, बाइकुस्पिड वाल्व के ज़रिए से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में और आउटा से फिर वो पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में वो आर्टरीज, आउटा से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स में, फिर वो कैपिलरी बेड में और फिर वो सेल वॉल के अंदर। तो ये पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। उसमें हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि एक तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, मतलब जो लंग्स को सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा, वो पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इसके अलावा हमने एक समझने की कोशिश की थी कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, मतलब दिल जो है वो सबको ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन ब्लड भी एक ऑर्गन है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत है।
तो वो अपने अंदर ही जो है वो कुछ सर्कुलेशन करता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। और एक जो है वो हमने समझने की कोशिश की थी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अदर देन लंग्स एंड हार्ट जो है वो और सारे बॉडी पार्ट्स को जो है वो ब्लड जाता है, तो उसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं ये डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ होती है ना। देखिए वो जो पूरा प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें आप देखिए तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस। दो बार जो है वो ब्लड हार्ट से में जो है वो सर्कुलेट होता है। कब कब होता है? एक बार तो वो राइट पोर्शन में, राइट एट्रियम में यानी राइट ऑरिकल में, फिर वो ट्राइकुस्पिड वाल्व में, और ट्राइकुस्पिड वाल्व से फिर वो राइट वेंट्रिकल में। ये एक फेज है ब्लड का जब वो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से वहां पर आया था। ये पूरा पोर्शन हमारा और पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से फिर वो लंग्स में चला गया था। यहां तक जाते जाते ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। फिर उसके बाद लंग्स के अंदर उनकी एल्वियोलाई में और वो जो है वो पूरा एक गैसियस एक्सचेंज हुआ जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। और फिर लंग्स से वो लेफ्ट एट्रियम में आया था, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो बाइकुस्पिड वाल्व से होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो पूरी बॉडी में, है ना। तो अब आप देखो ये दो बार जो है वो ब्लड सर्कुलेट हुआ है हार्ट के अंदर। एक बार राइट चैम्बर्स में, राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में हुआ एक बार, फिर लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से जो है वो फिर वापस आया और लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये दो बार ब्लड जो है वो हार्ट में सर्कुलेट हुआ। और बहुत से जानवर हैं जिनके अंदर ये सिंगल सर्कुलेशन होता है, हम ह्यूमंस के अंदर ये डबल सर्कुलेशन है। इस डबल सर्कुलेशन को चूंकि ये दो बार हार्ट में ट्रांसफर होता है, दो बार होता है, एक बार जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन डिप्लीटेड, ऑक्सीजन रहित एक ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जमा होता है, राइट वेंट्रिकल में जमा होता है, फिर वो लंग्स को सप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ ऑक्सीजनेशन हो सके उसका, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल सके और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल सके। और फिर उसके बाद वापस वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर वो आता है। तो एक तरफ तो उसको जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लंग्स के बाद फिर उसके बाद जो है वो पुल्मोनरी वेन से फिर वापस हार्ट में आता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। आप इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम में जो है वो आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको पूरा जो है वो ब्लू कलर से ब्लड का सर्कुलेशन दिख रहा है, और एक तरफ से आपको रेड का सर्कुलेशन दिख रहा है। ब्लू कलर इज डिपिक्टिंग आवर डिप्लीटेड ऑक्सीजन ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। तो हमारा ये देखिए अब दो बार हार्ट में आ रहा है, एक बार ब्लू कलर से आ रहा है और एक बार रेड कलर से आ रहा है, इसलिए इसको जो है वो हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि डबल सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार दिल में आ रहा है, एक बार इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और दूसरी तरफ जो है वो पुल्मोनरी वेन से लंग्स के जरिए से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये दो बार जब सर्कुलेशन हमारे हार्ट के अंदर हो रहा है, इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसको बहुत गौर से आप देख लीजिए, इसमें जो दो तरह के सर्किट्स हैं, एक पुल्मोनरी सर्किट है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आप देखिए जहां पर हार्ट लिखा हुआ है वहां पर सिस्टेमिक सर्किट है। यानी सिस्टेमिक सर्किट मतलब पूरी बॉडी में कैसे सर्किट चल रहा है, और पुल्मोनरी सर्किट कैसे होगा वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है, और आगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको और डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये डबल सर्कुलेशन होना, देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर और हमारे चारों तरफ कोई भी चीज मैं कह रहा हूं नेचर ने ऐसी नहीं प्रोवाइड की जो बिल्कुल बेकार हो, हमारे और आपके काम की ना हो। हमें लगता हो कि अब उससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मच्छर, लेकिन उसका अपना इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ज़बरदस्त रोल है। उसके लिए आप लोग गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर आप चैनल पे जा करके उनके यहाँ देख सकते हैं मॉस्किटो का क्या रोल है हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करने में। आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग इसको कर सकते हैं।
डबल सर्कुलेशन भी उन्हीं चीज़ों में से एक सर्कुलेशन है, हमारे पास एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, और इसके अपने बहुत सारे हमारे आपके फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है इसका? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हायर ब्लड प्रेशर, और बहुत तेज़ी से ग्रेटर फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को पहुँचता है। देखिए हमारा जो ब्लड है, जब हमारा ब्लड आर्टा में निकलता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकलता है, तो उस वक्त हमको आपको ब्लड प्रेशर सबको पता ही है, 120/80 mm मरकरी, mmHg लिखते हैं उसको। तो 120 जो है वो उसका ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड प्रेशर इतनी तेज झप से बाहर निकला, ये आपको क्या लगता है कि 120 जो है वो सारे पूरी सारी आर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स, और फिर उसके बाद कैपिलरी, कैपिलरी बेड, और फिर सेल वॉल के अंदर, क्या लगता है आपको कि ये 120 पे ही चलता होगा सब? या ये आर्टा से निकला 120 पे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो ब्लड जो है वो उसका प्रेशर स्लो होता चला जाता है, ब्लड का प्रेशर हमारा आपका जो है वो स्लो होता चला जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हमारी सेलुलर वॉल जो है वो बहुत नाजुक होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। 120 का ब्लड प्रेशर, 120 mmHg, मरकरी का ब्लड प्रेशर हमारी सेल वॉल नहीं झेल सकती। हमारी सेल वॉल जो है वो 15 से 20 mmHg का ब्लड रिसीव कर पाती है। अगर इससे ज़्यादा हो गया, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वहाँ 120 में पीस ज़्यादा हो रहा है, 140 हो रहा है, 180 हो रहा है, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हमारा जो सेल वॉल है वो हाई ब्लड प्रेशर को नहीं झेल पाता, और उसके अंदर बहुत सारी हमारे फिर खराबियां पैदा हो जाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, फिर क्या क्या चीज़ें हमें आपको सबको वो पता है। वो हमारा टॉपिक भी नहीं है इस वक्त, ब्लड प्रेशर और उसकी जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बात आई तो मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया। अच्छा, अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 120 से 140 180 हो गया, और फिर जाहिर सी बात है तो वहाँ पे 15-20 मरकरी जो है वो ब्लड वहाँ कैपिलरी पे नहीं है, सेल वॉल पे नहीं है, वहाँ पर भी ज़्यादा है। तो सेल क्या करेगा? तो सेल वॉल फट जाएगी, है ना, सेल को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या करेगा वो? तो उसको अच्छा ब्लड चाहिए उसको, लेकिन उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वहाँ पर एक और सिस्टम है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और वो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो प्रोवाइड कराता है जब हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ा हुआ होता है ना। तो वो वहाँ से क्या करता है कि हमारे ब्लड के अंदर से जो प्लाज्मा है, अभी हमने ब्लड कंपोनेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड प्लाज्मा जो है, वो ब्लड प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड है, और वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको जो है अपने में सक कर लेता है, और वो उसको ट्रांसफ़र करता है, और वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से वो फिर हमारे राइट एट्रियम में पहुंचा देता है। तो वो ब्लड प्लाज्मा जब बाहर निकल जाता है, वो जो कलरलेस फ्लूइड है ब्लड का, तो उससे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और सेल वॉल को नुकसान होने से बच जाता है। जहाँ तक हत्ताउल इम्कान, मैक्सिमम पॉसिबल, बॉडी की यही कोशिश रहती है कि वो अपने सेल वॉल्स को बचा ले। अगर सेल वॉल्स फट गए तो वहाँ पर जो है वो फिर सूजन भी हो जाएगी, और वहाँ क्लॉटिंग भी हो जाएगी, और वहाँ ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस भी हो जाएंगे, पैरालिसिस होने के भी चांसेस हो जाएंगे। तो हमारा ये डबल सर्कुलेशन जो है ये हाइयर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, और टिश्यूज़ को अच्छे फ्लो के साथ जो है वो सबको ब्लड मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लड ऐसे मिलेगा कि हाथ को बाद में मिलेगा, पैर को पहले मिल जाएगा, या पैर को पहले बाद में मिलेगा, हाथ को पहले मिलेगा, कंधे को पहले मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, सबको एक ही उसमें मिल जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा डबल सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करे, है ना, ताकि सारे ऑर्गन्स को ब्लड जो है वो पूरे साइमल्टेनियसली जो है वो एट वन टाइम जो है वो ब्लड सबको पहुंच जाए, और अच्छे से पहुंच जाए, और पर्याप्त मात्रा में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ब्लड पहुंच जाए जितना उसको ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। डबल सर्कुलेशन की वजह से जो है वो बहुत एनर्जी का बड़ा खजाना जो है वो हमको और आपको प्रोवाइड हो जाता है। अगर ये ब्लड डबल सर्कुलेशन नहीं होता तो हमें जो एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी हर सेलुलर लेवल पर सबको ज़रूरत है, आपको और हमको सबको अच्छे से मालूम है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस पर हमारे जो है हैम्पर्ड हो जाते,
उनके अंदर बहुत तकलीफ हो जाती है, उनमें बड़ी परेशानियां आ जाती। तो ये डबल सर्कुलेशन हमको जो है वो हमारी एनर्जी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज है, वो मेन एडवांटेज ये है, आप देखिए ये फिगर देख रहे हैं ना, ये फिगर में आप देखिए इसमें ब्लू ब्लड एक तरफ है और रेड ब्लड एक तरफ है। मतलब ये कि ब्लू ब्लड और रेड ब्लड ना तो उधर लंग्स में जहाँ पुल्मोनरी सर्किट हो रहा है, ना सिस्टेमिक सर्किट जहाँ पे हो रहा है, और ये कोरोनरी सर्किट जहाँ हो रहा है, जहाँ हार्ट के अंदर, मतलब वो हार्ट के अंदर भी जो है वो ब्लड आपस में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिल रहे। अगर मिलेंगे तो वो मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो सेल के बीच में वॉल है ना, ये हमारे राइट पोर्शन में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक वॉल है जिसको हम लोग जो है वो कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। कार्डियक सेप्टम, SEPTUM। ये कार्डियक सेप्टम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं मिलने देती। कभी कभी इनमें परफोरेशन हो जाता है, कभी कभी इनमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पोर्शन से राइट पोर्शन में आने लगता है और वो आपस में मिक्सिंग हो जाती है और फिर जो है वो सर्कुलेटरी कोई प्रॉब्लम जो है वो बहुत क्रिएट हो जाती है। तो ये डबल सर्कुलेशन का मेन काम जो है, मेन काम, और तो सारे काम हैं ही उसके अपने, लेकिन मेन काम इसका ये है कि एक तो स्टडी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती रहे, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे मेन काम है वो ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये मिलने नहीं देता। इस फिगर से हमको वो साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कैपिलरी बेड टू कैपिलरी बेड जो है वो, मतलब जहाँ से सेल से बाहर निकला ब्लड और फिर वो वेन्यूल्स में गया, वेन्स में गया और कहाँ कहाँ गया, और उसके बाद फिर वापस कैपिलरी और कैपिलरी बेड और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर सेल वॉल के अंदर। ये पूरा प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी जो है वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर ये डबल सर्कुलेशन नहीं होता तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में जो है गड़बड़ हो जाती और फिर बहुत सारी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती। तो ये हमारे सामने जो है वो अब क्लिक स्क्रीनशॉट का वो आ गया। इसका मतलब है कि अब हम लोग इस स्लाइड पे वी डोंट हैव टू डिस्कस एनी मोर। तो आप में से जो लोग चाहें उसका क्लिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब एक और तरीका है बस सीखने का, सिखाने का, समझाने का, कि क्या आप जानते हैं कि बॉडी जब हमारी रेस्ट में होती है तो उस वक्त ब्लड ओनली टेक 6 सेकेंड्स टू गो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। मतलब दिल से लंग्स में गया और लंग्स से वापस दिल में आ गया। मतलब राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स में उसका वो गैसियस एक्सचेंज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ और फिर वापस पुल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस हमारे हार्ट में आ गया। ये रेस्टिंग पोजीशन में ये 6 सेकंड्स में हो जाता है। 6 सेकंड्स में ये सारा काम हो जाता है हमारा, है ना। अच्छा, 8 सेकंड में जो है वो हार्ट ब्रेन तक जाता है। हार्ट से खून जो है वो हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन से फिर वापस आ जाता है। ये 8 सेकंड में हो जाता है। अच्छा, वहाँ 6 सेकंड में हो रहा है, यहाँ 8 सेकंड में हो रहा है। क्वेश्चन बनता है एक नेचुरल, एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट से ब्रेन हमारा जो है वो ऊपर की तरफ है ना, ग्रेविटेशनल पुल्स के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से इसको जो है वो ज़्यादा जोर मारना पड़ रहा है और ज़्यादा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये, और दिल जो है वो हमारे लंग्स के बिल्कुल उन्हीं के बीच में फंसा हुआ है, एडजेसेंट है टू ईच अदर। वहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन होना उनके लिए आसान है और ब्रेन को जाना वहाँ पर टाइम 2 सेकंड का ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, टोज में जाता है और दिल में वापस आ जाता है, टोज में जाता है और दिल में वापस आ जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से जैसे ही निकला, ए 120 mm मरकरी के प्रेशर से वहां से निकला और टोज तक पहुंचा, और टोज से फिर वापस वो वेन्यूल्स, वेन्स और इंफीरियर वेना केवा और वापस राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आकर के गिरा, इसमें 16 सेकंड लग गए, है ना। तो ये 16 सेकंड के अंदर अब सवाल ये बनता है
कि क्या 16 सेकंड के अंदर ये 6 सेकंड भी हैं, 8 सेकंड भी हैं? हाँ, ये सब उसी में शामिल हैं। 16 सेकंड में पूरा बॉडी का प्रोसेस, पूरे खून का प्रोसेस 16 सेकंड्स में हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। अच्छा, ये देखिए एक फिगर है, पीछे भी आपको दिखाई थी। तो ये कौन सा चैम्बर होता है जिसमें लंग्स में ब्लड जाता है? कौन से चैम्बर से जाता है? तो हमें आपको सबको पता है, राइट वेंट्रिकल। बस ये रिवीजन के तौर है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बना के, एनिमेटेड वे में, ताकि जो है वो जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो जाए और हम उसको अच्छे से सीख लें। तो हमारा चैम्बर ऑफ द हार्ट, उसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ये जो एरो जा रहा है, ये जो हमारे ब्लड कंड्यूट जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी आर्टरी हम इसको बोलेंगे। वो लंग्स में जा रहा है। ओके फाइन। ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड है? तो साहब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस बहुत ज़्यादा है, खाने के वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, वो जो है वो इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं? तो वो हमारे जो है वो पुल्मोनरी आर्टरीज है। पुल्मोनरी आर्टरी से क्यों जाएंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो भाई, ऑक्सीजन है नहीं और फिर भी हम कह रहे हैं वो आर्टरी से जाएंगे। हाँ, वो आपको मालूम है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डेफिनेशन ली थी ना। हार्ट से जब किसी भी ऑर्गन को, हार्ट से किसी भी ऑर्गन को ब्लड जाएगा तो वो आर्टरी से जाएगा, और किसी भी ऑर्गन से हार्ट में आएगा तो वो वेन से आएगा। इससे बहस नहीं है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या नहीं है नहीं? तो यहाँ पर हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा है, किसी दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, हार्ट से किसी दूसरे ऑर्गन में लंग्स में जा रहा है, इसलिए ये आर्टरी से जाएगा। और चूंकि लंग्स में जा रहा है इसलिए ये पुल्मोनरी है, तो इसलिए हम इसको नाम पुल्मोनरी आर्टरी हम रखते हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, कि ब्लड इंटरिंग लंग्स इज एट लो प्रेशर कंपेयर्ड टू ब्लड लीविंग। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से जब लंग्स में जाता है तो बहुत स्लो प्रेशर पे जाता है, स्लो प्रेशर पे जाता है in comparison to the blood leaving from the heart to the from the lungs to the heart। जब लंग्स से दिल में जाता है, मतलब पुल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है तो प्रेशर तेज होता है। लेकिन जिस वक्त राइट वेंट्रिकल से जिस वक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है तो वो लो प्रेशर पे होता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ा लॉजिकल बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आकर के उसको गैसेस का एक्सचेंज होना है। अगर ये बहुत तेज फ्लो के साथ आ जाएगा, अगर ये बहुत तेज फ्लो के साथ आ जाएगा तो आप ऐसे समझिए जैसे नाली कोई चौक हो गई हो और आपने उसमें तेज पानी डाला हो, तो वो तेज पानी का प्रेशर जो है वो एक बड़ा अमाउंट फ्रेश वाटर जो है वो आपका फ्रेश वाटर ही रह जाता है और उसके अंदर कोई गंदगी वगैरह कोई एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि प्रेशर बहुत तेज था। वहीं पे अगर स्लो हो प्रेशर तो फिर बहुत सारी गंदगी उस नाली की जो है वो उसमें लग जाती है। इसी वजह से हो सकता है ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा ना हो, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है ये, कि लो प्रेशर से आ रहा है, लो प्रेशर से आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो पा रहा है। अगर ये तेजी के साथ आता तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड ही रह जाता और ऐसे ही पास हो जाता, या पार्शियल कुछ गैसेस लग जाती और कुछ गैसेस नहीं लगती। यहाँ पर एक बात और आती है, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आ गई तो इसलिए हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। वैसे तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है कि हमारे ब्लड का कौन सा हिस्सा है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आगे लगता है? हीमोग्लोबिन, है ना? हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी खराब हो जाती है। हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट, जो आयरन पार्ट है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सक कर लेता है। एक हीम पार्ट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर सक कर लेता है और वो सक करके पूरे उसमें ट्रैवल करता है, जहां जहां ऑक्सीजन देनी होती है वहां वहां वो एक एक मॉलिक्यूल लेके, ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बिलियन सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑक्सीजन, ये जो लो प्रेशर है ब्लड का, ये कितना है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आ रहा है? तो अराउंड 40 mm मरकरी, 40 mm मरकरी अराउंड कम होता है 120 से, यानी कि 80-85 जो है वो प्रेशर होता है जब राइट वेंट्रिकल से उसमें जाता है। और जब वो वहाँ जाता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर
लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, तो वहाँ पर अराउंड इसका जो है वो 110 mmHg, 110-115 के अराउंड वहाँ पर हो जाता है, और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वहाँ से 120 के उससे फिर निकल जाता है। तो आप ये देखिए कि नेचर ने जो आपको प्रेशर का प्रेशर वेरिएंट जो आपको दिया है, वो हमारे और आपके सर्वाइवल के लिए दिया है, हमारी आपकी सेफ्टी और हमारे आपका सर्वाइवल के लिए दिया है, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और अच्छे से उसका इस्तेमाल पूरी बॉडी में हो जाए। ओके फाइन। अब देखिए एक थॉटफुल क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा चैम्बर जो है उसमें ज़्यादा जो है वो कार्डियक मसल ज़्यादा होंगी, ज़्यादा पावरफुल होंगी वो कार्डियक मसल, और क्यों होंगी ऐसा, ये हमारा आपका जो है वो एक सवाल एक बनता है, ठीक है नहीं। तो देखिए ये हमारे हार्ट का आप याद करिए, हार्ट का चैम्बर वो याद करिए आप, कि आपको जो है वो हार्ट में एक हिस्सा तो है जहां आप रिसीव कर रहे हो, वो हमारे एट्रियम है नहीं, चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव कर रहा हो, है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये हमारे जो ऑरिकल्स हैं ये सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, ये पंप भी करेंगे लेकिन इनके पास वॉल कमजोर है। हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं, राइट वेंट्रिकल लंग्स को दे रहा है तो वहां पंप कर रहा है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आउटा में झुक से फेंकेगा, बहुत तेज उसके साथ फेंकेगा, तो वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो है वो बहुत मजबूत होगा। अब आप देखना यहाँ पर जस्ट कंसंट्रेट करना कि ये थिक वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, अभी आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी आप उनको छोड़ दो, ये साइनोएट्रियल नोड और ये सब आप, है ना। अभी आप देखो जो वेंट्रिकल पार्ट है, जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे का हिस्सा देखो आप, है ना, इनकी वॉल्स देखो कितनी थिक है, इनकी वॉल्स जो है वो बहुत जबरदस्त थिक है। अच्छा एट्रियम की वॉल्स देखो, एट्रियम की वॉल्स देखो वो पतली हैं इनके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि उनका काम है सिर्फ रिसीव करना और हल्के से झुक से मारना, तो वो ग्रेविटेशनल पुल के जरिए से ब्लड जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। लेकिन इनको जो है वो पूरा ब्लड, मतलब इसको राइट वेंट्रिकल को लंग्स को फेंकना है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को फेंकना है। यहाँ पर जो है वो हमारा बॉडी पार्ट, हमारा जो हार्ट का जो कार्डियक मसल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं, साइज में बहुत बड़ी हैं, बहुत डेंस हैं और बहुत स्ट्रांग इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। यहां पर आकर के एक बात और हमको आपको समझ में आ रही है, आप देखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा है, दिल हमारा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का छोटा सा हिस्सा, जिसको एपेक्स ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, एपेक्स ऑफ द हार्ट है ना बोलते हैं, ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है स्टर्नम से, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल कार्डियक मसल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये सबसे तेज धड़कती है, और जैसे जैसे हम एक्टिविटी करते हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, पट 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 पट, क्योंकि मजबूत है, बड़ी है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कार्डियक मसल है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये हिस्सा चूंकि बाहर निकला होता है, जिसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि दिल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। दिल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होता, दिल हमारा स्टर्नम के पीछे होता है, सिर्फ ये लेफ्ट वेंट्रिकल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकला होता है, और चूंकि मोस्ट पावरफुल कार्डियक मसल हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा फोर्स के साथ 120 मरकरी से ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो सप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से वहां पर हार्ट मसल सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और इसका पाल्पिटेशन सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये लगता है कि जैसे सारा हार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होता। स्टर्नम का मेन काम होता है हार्ट का प्रोटेक्शन, और ये स्टर्नम के जस्ट पीछे होते हैं, और चारों तरफ से लंग्स से घिरा हुआ होता है ये हमारा हार्ट। ओके, तो यहाँ तक हम ये समझ गए कि हमारा जो कार्डियक जो मसल्स हैं वो वेंट्रिकल वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनको फोर्स ज़्यादा जनरेट करनी होती है, इनको पंप आउट करना होता है, चाहे लंग्स को और चाहे पूरी बॉडी को। लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा पंप आउट करना होता है, सबसे ज़्यादा तेज प्रेशर से करना होता है, इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वॉल्स होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हमारे जो है वो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाल्व्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, देखिए ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है।
स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, आई डोंट नो क्यों हो जाता है। शायद डिफरेंट किताबों में डिफरेंट अंदाज से असल में ऑथर्स लिखते हैं, और हम लोग कभी इस ऑथर को पढ़ते हैं, कभी उस ऑथर को पढ़ते हैं, जो हाथ में किताब लग जाती है उसको पढ़ने लगते हैं। एक ऑथर की किताब पढ़िए, मेरा सजेशन है, एक ऑथर की किताब पढ़िए, उसी से समझने की कोशिश कीजिए। तो उसने बहुत सी चीज़ें, चूंकि सारे सिस्टम्स इंटर रिलेटेड होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उसने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसने हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम में बता दी, बहुत सी सर्कुलेटरी सिस्टम की उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता दी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो दोनों की नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऑथर की अगर आप पढ़ लेंगे पूरी और उसको समझ लेंगे, तो आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज़्यादा अच्छी से आप नॉन कंफ्यूजिंग वे में आप उसको समझ जाएंगे। एनी हाउ, यहाँ पर आज हम उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे। वो कन्फ्यूजन जब व्हेन आई वाज द डिग्री स्टूडेंट, तो उस वक्त एट दैट टाइम आल्सो आई हैड आल्सो द सेम कन्फ्यूजन। यार ये कौन कौन से वाल्व्स होते हैं, ये ट्राइकोस्पिड वाल्व, ये बाइकोस्पिड वाल्व, ये अभी कह रहे थे बाइकोस्पिड वाल्व, फिर कहते हैं मित्रल वाल्व और आउटिक वाल्व। तो वो एक कन्फ्यूजन सा रहता था। वो प्रॉब्लम असल में वही थी, जब मैंने बाद में सोचा कि डिफरेंट किताबों को पढ़ो तो डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट तरीका होता है नहीं। तो आज हम लोग जो है वो इसको अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं बिल्कुल। और वो दो, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हमारा जो वाल्व्स हैं वो दो तरह के वाल्व्स हैं। एक तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये आप अच्छे से समझ जाइए। एक तो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। एट्रियो वेंट्रिकुलर, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, एक तो ये वाल्व्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास वाल्व्स होते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व्स। सारा कंफ्यूजन हटा दीजिए, आपने जो कुछ भी मालूम है वाल्व ऑफ द हार्ट के बारे में सब एक तरफ कर दीजिए। फिर से नई लर्निंग के साथ शुरू करिए तारिक सर स्पी वाले के साथ। और दो तरह के वाल्व्स आप याद रखिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर और सेमी ल्यूनर। एट्रियो वेंट्रिकुलर और सेमी ल्यूनर। अब आइए हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर कौन से, एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब वो वाल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है ट्राइकोस्पिड वाल्व्स जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, और बाइकोस्पिड वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। बाइकोस्पिड वाल्व को ही माइट्रल वाल्व, मित्रल या माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। बाइकुस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाइकुस्पिड वाल्व का और दूसरा नाम क्या है, या मित्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है। तो आप बता सकते हो मित्रल वाल्व का दूसरा नाम जो है बाइकुस्पिड वाल्व है। सेमी ल्यूनर वाल्व्स वो वाल्व्स होते हैं जहां पर बॉडी से हार्ट से हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है। जब हार्ट के विद इन जो है वो ब्लड सर्कुलेट होगा, तो वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स के जरिए से होगा। वो दो हैं हमारे पास, ट्राइकोस्पिड वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व या मित्रल वाल्व। और जब बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा, तो बॉडी ऑर्गन्स में दो जगह से जा रहा है, दो जगह जा रहा है ना, डबल सर्कुलेशन है तो दो जगह से जा रहा है। एक तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, एक तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, एक दूसरा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो आउटा में जा रहा है, पूरी बॉडी के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए जा रहा है, ये भी हमें पता है। तो ये जो दो ऑर्गन्स में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, ये पुल्मोनरी आर्टरी है। पुल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है उसको जो है वो हम कहते हैं पुल्मोनरी वाल्व, पुल्मोनरी वाल्व। इसको दूसरा नाम भी होता है पुल्मोनिक वाल्व, है ना। तो कंफ्यूजन कोई नहीं है, पुल्मोनरी वाल्व और पुल्मोनिक मतलब रिलेटेड टू द लंग्स। तो लंग्स में जो वाल्व है नहीं, जो हमारे पुल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है ताकि ब्लड वापस ना आने पाए राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो उसको हम पुल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो कोई अगर आपसे फंक्शन पूछे कि पुल्मोनरी वाल्व का फंक्शन क्या है, तो आप बता दिए to stop the backflow, of the blood from the lungs to the right atrium, ठीक है नहीं। तो एक तो ये पुल्मोनरी वाल्व है हमारा, जिसको पुल्मोनिक वाल्व भी कहते हैं, और दूसरा आउर्टिक वाल्व। ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जा रहा है, तो वो आउटा से रिगर्जिटेट ना हो जाए, आउटा से वापस ना आ जाए, उसके लिए जो है वहां पे वाल्व्स लगे हुए हैं। वो वाल्व्स जो हैं वो उनको आउर्टिक वाल्व बोलते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो चार तरह के वाल्व्स हैं, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं।
आज इस स्लाइड के बाद, इस टॉपिक के बाद आप में से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिंदगी भर के लिए इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए अपने से कि वाल्व्स हमारे दो हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर विद इन दी हार्ट, और हार्ट से जब बाहर निकलेगा तो दो जगह से ब्लड निकल रहा है, एक तो लंग्स को जा रहा है और दूसरा बॉडी को जा रहा है। लंग्स को जो जा रहा है वो पुल्मोनरी वाल्व है, और जो पूरी बॉडी को आउटा के जरिए से जा रहा है वो आउटिक है। बात खत्म हो गई। तो ये कंफ्यूजन इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ 5, 7, 10 मिनट में ख़त्म कर लिया, लेकिन अगर आपको लगता है तो यहाँ बार बार रुकिए, हर स्लाइड पर रुकिए, यानी हर स्लाइड के लास्ट में क्लिक स्क्रीनशॉट लिख करके आता है, यानी कि इस स्क्रीन पे अब और कोई डिस्कशन हम नहीं करने जा रहे। लेकिन अगर आपको लगता है खाली सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखिए टेक्निकल चीज़ है, बार 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 प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपको बास्केटबॉल में लेअप शॉट, आपको जैसे सर्विसेज, आपको जैसे जो है वो स्मैश शॉट, ये सब टेक्निकल शॉट्स हैं ना आपको, जैसे आपको स्कूप, जैसे आपको ड्रिबलिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब जो स्पोर्ट्स की स्किल्स हैं ये बहुत हाईली टेक्निकल होती हैं। आपको इसको बार बार रिवाइज करना होता है, 2-2 घंटे तक हम इस एक ही ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं, कोच डिफरेंट अंदाज में हमें करा रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लेक्चर एक ही बार में सुन जाइए, सुनने से मकसद नहीं होगा, देखने से मकसद नहीं हल होगा, बल्कि आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप भले ही एक स्लाइड पे रुकिए, एक स्लाइड शुरू होगी एक टाइटल के साथ और क्लिक स्क्रीनशॉट पे ख़त्म होगी। अगर वो स्लाइड का डिस्कशन आपको पूरा समझ में आ गया और आप पूरा डिस्कशन अपने दिमाग में सेट कर पाए तो आगे बढ़िए, वरना रुक जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे बाद में, फिर वक्त बहुत है। रोज़ाना वक्त थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए, ताकि आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मजबूत हो जाए और आपके अंदर घर कर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बार बार जैसे आज तक भागते चले जा रहे थे एनाटॉमी के पीछे, वैसे वैसे तब भी भागोगे, 40 घंटे फिर ऐसे ही निकल जाएंगे, हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, तो हमारे पास इस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए कि हमारे पास वॉल्व्स कैसे हैं, कितने हैं, कैसे होगा, अरे यार क्या क्या था। 2 तरह के हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमी ल्यूनर। एट्रियोवेंट्रिकुलर विद इन दी हार्ट, और सेमी ल्यूनर जो है वो हार्ट टू बॉडी में लंग्स को एक जा रहा है तो वो पुल्मोनिक वाल्व, आउटा को जा रहा है तो वो आउटिक वाल्व, बाकी तो ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड और मित्रल वाल्व तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये वाल्व का सेक्शन हमारा और आपका आज खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग जो है वो वॉल ऑफ द हार्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसकी पूरी दीवार, देखिए अंदर तो हमने कमरे पहले समझ लिए, हम अंदर से अब बाहर की तरफ आ रहे हैं ताकि जो है सिचुएशन अच्छे से हमको समझ में आ जाए। अंदर हमने 4 कमरे समझ लिए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, और उनके अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। अब हम वॉल ऑफ द हार्ट को, तो वॉल ऑफ द हार्ट हमारी 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू से, दूसरा जो है वो इंडोथीलियम से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सबके बारे में अलग अलग, अभी तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, और एक कार्डियक मसल के बारे में, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से हमारा जो कार्डियक वॉल बनी हुई है, या वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इंडोथीलियम एंड कार्डियक मसल। तो ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है ये तो आपको पता ही है, कनेक्ट करता है आपस में, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। स्टिफनेस जो रोकथाम करने के लिए उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक टिपिकल जो है वो स्टिफनेस भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लचर पचर वाली बॉल्स हैं इसकी, कि ब्लड का प्रेशर ज़रा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ है। आप देखो ना 120, आप देखो 40 कम है, 120 से उधर जब पुल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है लंग्स में, तब भी है ना, मतलब 80-85 बहुत होता है। जब वो उधर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लंग से जब आ रहा है तब 110, 115, तो बहुत तेज़ है। अगर ऐसे में उसके पास अपनी स्टिफनेस नहीं होगी तो उस प्रेशर को झुक से झेल नहीं पाएगा और लचर बचर होकर के कहीं भी लुढ़क जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये जो नहीं हो पाता, तो ये कनेक्टिव टिश्यू उसका काम करता है। हार्ट की वॉल का काम जो है उसको स्ट्रेंथ देना, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको देना, और उसको स्टिफनेस देना रिक्वायर्ड अमाउंट की, ऑप्टिमम लेवल की, वो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। सवाल आता है, एक बार जेआरएफ में ये सवाल आया था कि जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किसकी तरीके का लगता है। जो वॉल ऑफ द हार्ट होता है उसके कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, आप देखो गौर से किस तरीके का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो आप में से कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन इसको देखो आप गौर से, तो क्या ये आपको मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा है, हनी कॉम्ब,
जिसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब की तरह। तो ये हनी कॉम्ब की तरह इसका स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का। कार्डियक वॉल में कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो हनी कॉम्ब की तरह है। तो आपको कोई सवाल आए या सवाल आपको किसी से पूछना हो तो आप आसानी के साथ इस सवाल को पूछ सकते हैं। नाउ इंडोथीलियम, इंडोथीलियम ब्लड कॉन्ड्यूट, आपको याद है ना ब्लड कॉन्ड्यूट, ब्लड कॉन्ड्यूट में वो कॉन्ड्यूट का पाइप का वो हिस्सा जो डायरेक्ट फ्लोइंग ब्लड के टच में होता है। जैसे आपका पानी है, पानी का पाइप है, आप जो गमलों में डालते हो तो ऊपर का हिस्सा तो आप पकड़ते हो तो वहां तो पानी होता नहीं है। उस लेयर के अंदर, उस लेयर के अंदर जो है वो पाइप का जो पूरा पाइप है उसके अंदर की जो लेयर है उसमें डायरेक्ट जो है वो पानी फ्लो करता है। वो पानी जो डायरेक्ट फ्लो करता है इन कनेक्शन विद द इंटरनल लेयर ऑफ द पाइप, वो उसको जो है वो इंडोथीलियम बोलते हैं। तो लेयर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फ्लोइंग ब्लड, डायरेक्ट ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो उसकी अंदरूनी, मोस्ट अंदरूनी लेयर, उसको जो है वो इंडोथीलियम कहते हैं। तो ये इंडोथीलियम जो है का एक पार्ट है हमारा जो कार्डियक वॉल बनी है। और हमारा कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये जो कार्डियक मसल है इसके जो सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं, उनको कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। हर उसका स्ट्रक्चर का अपना सेल है ना, जैसा कि हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में समझ लिया था। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का जो सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, उसको कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। ये तीन हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है। कार्डियो मीन्स रिलेटेड विद द हार्ट, मायो रिलेटेड विद द मसल्स, एंड साइट्स CYTES, साइट्स, साइट्स इज रिलेटेड विद द सेल्स। तो सेल्स ऑफ द मसल्स इज ऑफ द हार्ट, cells of the muscles of the heart is called cardiomyocytes। तो हमारा कार्डियक वॉल जो है वो तीन हिस्सों से बनी है। ये तो आप आराम से किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इंडोथीलियम और कार्डियक मसल। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि देखिए स्क्रीनशॉट आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर हमारी हार्ट की कौन सी है। तो अंदर तो 4 कमरे थे, फिर जो है वो हार्ट की वॉल कितने से कंपोज्ड हुई है। तो कनेक्टिव टिश्यू, वो जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है, इंडोथीलियम है जहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है और टच में है ब्लड कॉन्ड्यूट के, और कार्डियक मसल कार्डियोमायोसाइट्स। अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल जो है, ये देखिए, आपको मैंने आपसे कहा था डेंजर इन लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें कुछ हो सकता है आपको लाइव ऑर्गन्स भी दिख जाएं, आप विचलित हो जाएं, कहीं आपको थोड़ा सा गोश्त वगैरह भी हड्डी कटी हुई दिख जाए, तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो आप अभी थोड़ा सा अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। बहरहाल हमारा हार्ट जो है एक ऑर्गन, इसके ऊपर पूरी एक लेयर है, आप देख सकते हैं। ये लेयर जो है वो सर्जरी करके काट के अलग निकाली गई है। हार्ट को देखिए आप, इसका आप जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का वो एपेक्स भी देख सकते हैं जो सबसे तेज धड़कता है। मोस्ट मस्कुलर हार्ट का वॉल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का, जहाँ से आउटा से उसको पंप करना होता है ब्लड। ये पूरा हार्ट जो है वो पूरी एक कवरिंग के अंदर है। इस कवरिंग को जो है वो पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी मतलब जिसे कहते हैं ना पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब चारों तरफ से, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के दो हिस्से हैं। पेरिकार्डियम हैज 2 लेयर्स, एक तो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम की और एक इनर लेयर होती है, एक बाहर से है और एक अंदर से इसकी लेयर होती है। जो आउटर लेयर है सबसे बाहर की है वो फाइब्रस लेयर है। वो फाइब्रस लेयर जो है वो दूसरे और ऑर्गन से टच में रहती है। जैसे ये मेरा दिल है, इसके ऊपर एक कवरिंग है, यहाँ पर स्टर्नम है, ये कवरिंग, ये दिल, ये देन कवरिंग, और कवरिंग के ऊपर फिर ये स्टर्नम। अब आप समझिए इस बात को कि ये जो फाइब्रस जो पार्ट है पूरा आउटर कवरिंग, पेरिकार्डियम का भी आउटर हिस्सा जो है, जो डिफरेंट ऑर्गन से लगा हुआ है, पीछे से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से लगा हुआ है, इधर उधर से लंग से लगा हुआ है। तो ये कौन सा हिस्सा पेरिकार्डियम का है? आउटर लेयर है, जिसको कि हम फाइब्रस लेयर कहते हैं। मजबूत लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है। तो ये दिस लेयर, फाइब्रस लेयर, इज इन टच विद आउटर बॉडी ऑर्गन्स, है ना।
और दूसरा होता है इनर लेयर, उसको सेरस लेयर कहते हैं, सेरस लेयर, इन टच विद एपिकार्डियम। अभी हम एपिकार्डियम और उसके बारे में आएंगे। जो वॉल, जो अब हार्ट की वॉल है, तो हार्ट की अपनी कुछ वॉल्स है। अभी तो ऊपर से कवरिंग एक है, देखिए नेचर ने कैसा प्रोवाइड करके दिया है, मजबूती प्रोवाइड करके दिया है, आपको सबको दी है ना। और उसका हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी होना चाहिए ऊपर वाले का कि उसने इस तरीके का हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाया। हमें लगता है कि ये बाई चांस बन गया है, लेकिन बाई चांस कोई चीज़ नहीं बनती। और इसको जो है वो इसके क्रिएटर ने बना के दिया है, और फिर उसकी सेफ्टी भी पूरी रखी है। अब इसकी सेफ्टी को हम नहीं मेंटेन कर पाते तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है और इंजरीज हो जाती है। बहरहाल, तो हमारे पास दो लेयर्स हैं पेरिकार्डियम की, फाइब्रस लेयर विच इज आउटर लेयर, और सेरस लेयर विच इज इनर लेयर। तो फाइब्रस लेयर जो है वो हार्ट के अलावा दूसरे और ऑर्गन से टच में रहती है, और सेरस लेयर जो है वो डायरेक्ट दिल से टच में रहती है। तो एक अंदर का पार्ट है पेरिकार्डियम का, एक बाहर का पार्ट है ना। तो ये स्क्रीनशॉट का हमारा टाइम आ गया। अब देखिए लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। तो एक तो एपिकार्डियम है, अब दिल आ गया। दिल का जो आउटर प्रोडक्टिव लेयर है, एक तो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज पेरिकार्डियम, वो तो पूरे दिल के लिए है। फिर उसके बाद दिल की, जब दिल पे आ गए, जब दिल पे हम आ गए तो वहां पर एक एपिकार्डियम है जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट है, एक मायोकार्डियम है जहां पर कार्डियोमायोसाइट्स हैं, ये मिडिल वॉल है। एक एपिकार्डियम ऊपर की, और फिर एक लेयर और जिसको मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, वो एक वॉल है पूरी, मिडिल लेयर होती है। और एक इंडोकार्डियम, ये इंडोथीलियल सेल से बनी हुई है, इंडोथीलियम है ना। ये इंडोकार्डियम है जहाँ पे ब्लड डायरेक्ट फ्लो करता है टच में, तो ये इंडोकार्डियम से होती है। ये देखिए आपको ये डायग्राम है एक छोटा सा, इसमें आपको जो है वो अच्छे से लेयर्स आपको दिख जाएंगी। ये देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा दिल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट दिल का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वो निकाला गया है, और उसको मैग्नीफाई किया गया है हमारे आपके लिए, ताकि हम जो है वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, एक तो ऊपर की लेयर थी पेरिकार्डियम चारों तरफ से ढकी हुई, वो दो में थी, फाइब्रस और सेरस। और फिर उसके बाद अब दिल की अपनी, दिल को काटेंगे तो दिल की अपनी वो ये है, एक तो एपिकार्डियम है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें फैट वगैरह होता है, स्पंज वगैरह होता है ताकि शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। फिर उसके बाद मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर होती है, ये मिडिल लेयर होती है, और इंडोकार्डियम अंदर की होती है, जहां पर जो है ये इनर थिनर और ये इनर लेयर होती है हमारी। ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं कि जिससे हम बड़े ऑर्गन से एक छोटा सा हिस्सा, जस्ट अपने उसके लिए स्टडी के लिए हम छोटा सा एक क्यूबिक सेंटीमीटर कितना सा होगा, इतना सा होगा, वो हिस्सा हम निकाल लेते हैं, फिर उसको मैग्नीफाई करके उसके फाइबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, या ऑर्गन्स को उसके समझने की कोशिश करते हैं, डिजीजेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी। तो ये मसल बायोप्सी होती है, मसल फाइबर्स को पता करने के लिए कि फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं या स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा हैं, या मिक्स्ड फाइबर्स ज़्यादा हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें, ताकि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अच्छे से सजेस्ट कर पाएँ। या कैंसर वगैरह को पता करने के लिए भी बायोप्सी वाला हिस्सा हम लोग जो है वो मस्कुलर सिस्टम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बायोप्सी के ज़रिए से वो निकाला गया है, और हमको जो है वो 3 लेयर्स, हमको एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम हमको और आपको यहाँ पर ये बताया गया है। तो अब आप देखिए, तो हमारे पास एक तो ऊपर ओवरऑल लेयर हो गई, ओवरऑल लेयर भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, फाइब्रस एंड सेरस। फाइब्रस लेयर जो है वो और हार्ट के चारों तरफ और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे टच में है, और जो सेरस लेयर है वो डायरेक्ट हमारी एपिकार्डियम से टच में, हार्ट से टच में। और फिर एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम के बाद जो है वो मायोकार्डियम है जहाँ कार्डियोमायोसाइट्स हैं सारे, और एक जो है वो इंडोकार्डियम हमारी जगह जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है पूरे दिल के अंदर, वो टच में रहता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो लेयर्स हो गई। अब आइए जल्दी से हम लोग सेल्फ एनालिसिस सेक्शन में जो है थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा कंपटीशन इस 40 आवर्स चैलेंज में हमारा कंपटीशन खुद अपने से चैलेंज है, किसी दूसरे से चैलेंज नहीं है, किसी के मार्क्स का इवैल्यूएशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको खुद देखना है कि आपने कितना इम्प्रूव किया।
अगर आपने इम्प्रूव किया तो आप तारिक सर स्पी वाले के साथ बने रहिए, अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप छोड़ के चले जाइए, कहीं और अच्छे से आपको मिलता हो। तो ये इसलिए सेल्फ एनालिसिस सेक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन कार्डियक, पुल्मोनरी, सिस्टेमिक या हिपेटिक। किसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं जाती है, नहीं? तो आपको सबको पता है पुल्मोनरी, तो पुल्मोनरी आर्टरी हमारी है जो जिसमें नहीं जाती। दूसरा सवाल आपका है, टू रीच द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू। ब्लड कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से पास होना चाहिए? लेफ्ट एट्रियम को जाएगा, राइट एट्रियम को जाता तो वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जाता, लेकिन लेफ्ट एट्रियम को जाएगा, लेफ्ट ऑरिकुल को जाएगा, तो कहाँ से होता हुआ जाएगा? किडनी से क्रॉस करेगा, लीवर से करेगा, सेनस वेनोसस से करेगा या लंग से करेगा? आप में सब लोग आंसर दे दोगे बहुत आसानी के साथ, लंग से करेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहाँ है? राइट एट्रियम के नीचे, ट्राइक्युस्पिड वाल्व के। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पुल्मोनरी वेन में जाता है, डोर्सल आओर्टा में जाता है, पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है या कोरोनरी आर्टरी में जाता है? तो आप में से सब लोग इसका बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे कि पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में होता हुआ लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वो पुल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता है और बाइकुस्पिड वाल्व से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ थिकेस्ट लेयर होती है मसल की, यानी कार्डियक मसल की, और फिर वहाँ से आउटा और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। उसके अलावा देखिए, अब ये चौथा क्वेश्चन हमारे पास, डबल एंट्री एंड डबल एग्जिट ऑफ ब्लड, डबल एंट्री एंड डबल एग्जिट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन? तो आप में से सब लोग कहेंगे इसको बहुत आसानी के साथ, डबल सर्कुलेशन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, द एपिकार्डियम, एपिकार्डियम इज इन डायरेक्ट विद विच लेयर? किस लेयर के साथ बिल्कुल डायरेक्टली अटैच्ड होती है एपिकार्डियम? तो आप में से सब लोग आंसर देंगे सेरस लेयर। सेरस लेयर किसकी? आप कहेंगे पेरिकार्डियम की। वेरी गुड, है ना? तो पेरिकार्डियम ऊपर से है, फिर उसके बाद उसका फाइब्रस तो दूसरे और ऑर्गन से, और सेरस लेयर जो है वो एपिकार्डियम से। ओके, सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल, सेल ऑफ द कार्डियक मसल आर कॉल्ड बाय द नेम, yes, cardiomyocytes, 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 बोलते चले जाइए आप एक बार। ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व्स कम अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ द वाल्व्स? ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वाल्व्स को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, सेमी ल्यूनर वाल्व एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब आप बताओ ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड किससे होते हैं? तो आप में से क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वेरी गुड। अच्छा, ऑड वन आउट, अब आपको इसमें से देखना है, बहुत गौर से देखिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए आपको, है ना? ट्राइकोस्पिड वाल्व, पुल्मोनिक वाल्व, एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कॉन्ड्यूट्स, एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कॉन्ड्यूट्स और कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन से महाशय जो हैं वो ऑडमैन है? कौन से वाले हजरत इसमें जो हैं वो बाहर के हैं, उस फैमिली के नहीं है? गौर से देखिएगा, ट्राइकोस्पिड वाल्व, ओके, पुल्मोनिक वाल्व, ओके, ये दोनों वाल्व है। एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कॉन्ड्यूट, लेकिन एंडोथीलियल लेयर तो वाल्व नहीं है, और कनेक्टिव टिश्यू ये भी वाल्व नहीं है। तो गौर से देखने की बात है, ट्राइकोस्पिड वाल्व is in contact with blood, pulmonic valve is in contact with blood, endothelial layer of blood conduit, endothelial layer of blood conduits is in direct contact with the flowing blood। तो फ्लोइंग ब्लड से कांटेक्ट में कितनी चीजें हैं इसमें? फ्लोइंग ब्लड से ट्राइकोस्पिड वाल्व है, ब्लड आ रहा है, पुल्मोनिक वाल्व है, ब्लड जा रहा है, उसी से होता हुआ, टच होता हुआ, और एंडोथीलियल लेयर, इससे टच होता हुआ ब्लड कंड्यूट्स में ट्रेवल करता है। तो आपका ए, बी और सी के डायरेक्ट ब्लड फ्लोइंग ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ए, बी, सी के। कनेक्टिव टिश्यू के उसमें रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ये ऑड मैन आउट हमारा डी वाले श्रीमान जो है ये बाहर के। ओके, दूसरा ऑड वन आउट, पुल्मोनरी सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट
और न्यूरल सर्किट। तो ये डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड है, आपको हमको पता है सबको, तो ये न्यूरल सर्किट इसका आंसर होगा। एक और आंसर आपका देना है आपको ऑड वन आउट में, राइट, गौर से देखिएगा फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से, पुल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से, है ना, तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पुल्मोनरी आर्टरी ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना केवा चाहे इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, नाम नहीं लिया, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो है वो पंप आउट कर रहा है ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। तो ऑड वन आउट कौन है? डी महाशय जो है वो ऑड वन आउट है। ए, बी और सी, राइट एट्रियम, पुल्मोनरी आर्टरी और वेना केवा, ये जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेके चल रहे हैं और लंग्स में जा रहे हैं और घुमा रहे हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में घुमाएगा। तो इसलिए जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल इज दी ऑड वन हजरत, ऑड वन महाशय श्रीमान, ठीक है नहीं। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का समय आ गया, सेल्फ एनालिसिस का हमारा सेक्शन अच्छे से हो गया। आप में से ज़्यादातर ने इसको कर लिया होगा, तो अगर कर लिया है तो मैं समझता हूँ मोर देन 80%। और सोशल डायनामिक्स में जब कहा जाता है मोर देन 80%, तो मतलब वो होता है 100%। तो अगर आप लोगों ने सबने आंसर इसके मोर देन 80% दिए हैं, इसका मतलब आपके लिए जो है वो 3 क्लैप्स बनते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आपकी लर्निंग अच्छी उस पर चल रही है, ऐसे ही आप लोग जो है वो तारिक सर के साथ बने रहिए। चलिए आइए हम लोग जो है वो अब यहाँ से जल्दी से ख़त्म करते हैं, है ना, एक और सोशल बुक के साथ। मालकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? एक दूसरे की मदद किया करो, छोटी छोटी मदद करो, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी एक दूसरे की, लेकिन मदद करते रहो। अगर नहीं करोगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी रटने से काम नहीं चलेगा। बल्लम तकूनू मुमिनीन, तुम तो आपस में एक दूसरे की हिफाजत भी नहीं करते, बस अपनी हिफाजत के चक्कर में पड़े हुए हो। दूसरे की भी हिफाजत करो, जैसे अपना कैरियर संभालते हो दूसरों का भी संभालो, तो आपका भी संभल जाएगा, है नहीं। वाम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, याद रखना ज़मीन पर केवल वही टिका के रखा जाएगा जो समस्त मानव जाति की भलाई का होगा। अगर आप भी भलाई के बन के रहोगे तो आप भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली आप जो है वो टिकोगे, और आपके सामने दुनिया झुकेगी, आपके सामने दुनिया झुकेगी, आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी, आपका एक फेम होगा। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, समस्त मानव जाति की भलाई के नहीं बन के रहोगे, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जानवरों की सी ज़िंदगी गुजार के चले जा रहे हैं, कौन किसको पूछ रहा है। वाशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और जब ऐसा हो जाएगा, कैसा, एक दूसरे की मदद करने लग जाएंगे, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हो जाएंगे, सबको एक दूसरे से फ़ायदा होने लग जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये ज़मीन अपने पालनहार के ओज से, उसके नूर से चमक दमक उठेगी और तमाम मानवता का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग वन न्यू थिंग ईच डे and help others also in learning. Take care. Thank you. So kind of you.